सोच के देखिए, 10 नवंबर 2025 की शाम थी। दिल्ली के लाल किले के पास रोज की तरह ही ट्रैफिक था। एक कार निकलती है और कुछ ही मिनटों के अंदर एक ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो पूरी राजधानी को हिला के रख देता है। घड़ी में शाम के 6:52 हो रहे थे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर एक कार आकर रुकती है और बस कुछ ही सेकंड में एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। देखते ही देखते आग का एक बड़ा सा गोला उठता है। आसपास की कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ जाती हैं और चारों तरफ बस चीख पुकार और अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही मिनटों में पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंचने लगती हैं। जब धुएं और धूल का गुबार छटा तो जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। इस हादसे में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 20 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही दर्दनाक त्रासदी थी। और ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। आप इसकी ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी गूंज 2.5 किलोमीटर दूर आईटीओ तक सुनाई दी थी। आसपास की स्ट्रीट लाइटें टूट के बिखर गईं, मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर हो गए और गाड़ियां तो खिलौनों की तरह हवा में उछलकर करीब 150 मीटर दूर जा गिरीं। मरने वालों में सिर्फ आंकड़े नहीं थे बल्कि जिंदा जागते इंसान थे। उनकी अपनी कहानियां थीं। लोकेश, जो किसी रिश्तेदार से मिलने अस्पताल आए थे। अशोक, एक बस कंडक्टर जो दिन भर की ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। पंकज, एक कैब ड्राइवर। और जुम्मन, जो ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले अकेले इंसान थे। इस एक धमाके ने न जाने कितने परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। इस भयानक मंजर के बाद अब सवाल ये था कि इसके पीछे कौन है। चलिए देखते हैं कि पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस बड़ी गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत आखिर की कैसे। जांच का जो सबसे पहला और सबसे अहम सुराग था वो थी वो कार जो इस धमाके का सेंटर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक हुंडई i20 कार थी जिसका नंबर प्लेट था H26 CE 7674। अब सारी की सारी जांच इसी एक गाड़ी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लेकिन इस कार का असली मालिक था कौन, ये पता लगाना किसी भूल भुलैया को सुलझाने जैसा था। जांच में पता चला कि ये कार कई बार बिकी थी। गुड़गांव से दिल्ली आई, फिर अंबाला गई और आखिर में इसके तार कश्मीर के पुलवामा तक जुड़ रहे थे। ये एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था जिसे सुलझाना जरूरी था। सरकार ने शुरू से ही ये साफ कर दिया था कि इसे एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस घटना के पीछे जो भी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और ये सिर्फ बयान नहीं थे, एक्शन भी फौरन लिया गया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत आतंकवाद विरोधक कानून यानी यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की और जांच का जिम्मा देश की सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म एजेंसी एनआईए को सौंप दिया। मतलब साफ था, इसे एक बड़े आतंकी हमले के तौर पर ही देखा जा रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ लाल किले पर हुए धमाके तक ही सीमित नहीं थी। इसकी जड़ें कहीं और बहुत ज्यादा गहरी थीं और ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रही थीं। जिस दिन दिल्ली इस धमाके से दहल रही थी, ठीक उसी दिन पास के शहर फरीदाबाद में कुछ ऐसा हो रहा था जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदलने वाला था। फरीदाबाद में पुलिस ने एक ठिकाने पर छापा मारा और वहां से जो बरामद हुआ वो चौंकाने वाला था। 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक। जी हाँ, 3000 किलो। ये मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इससे न जाने कितने बड़े हमले किए जा सकते थे। ये एक बहुत ही बड़ी साजिश थी। और वहां सिर्फ विस्फोटक ही नहीं मिला, साथ में खतरनाक हथियार जैसे क्रिंकोव राइफल, पिस्तौल, बम बनाने का पूरा सामान, मतलब 20 टाइमर, रिमोट, तारें और एक वॉकी टॉकी भी बरामद हुए। ये एक तरह से पूरी आतंकी फैक्ट्री थी जो एक बड़ी तबाही की तैयारी में जुटी थी। और इस साजिश के पीछे जो चेहरे सामने आए वो और भी ज्यादा हैरान करने वाले थे। गिरफ्तार लोगों में कोई आम अपराधी नहीं बल्कि डॉक्टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग शामिल थे और इनके तार जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से जुड़ रहे थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि फरीदाबाद में पकड़ी गई इस साजिश का दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट से आखिर क्या कनेक्शन है। जांच एक नाम पर आकर टिक गई। जांच का सेंटर बना डॉक्टर उमर नबी। जैसे ही फरीदाबाद में उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई, उमर नबी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। एजेंसियों को पक्का शक था कि लाल किला ब्लास्ट के पीछे उसी का हाथ है।
पर आखिर उमर नबी ही मुख्य संदिग्ध क्यों था? क्योंकि देखिए, सारे सुराग उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। वो और गिरफ्तार हुआ प्रोफेसर दोनों एक ही गांव के थे, एक ही यूनिवर्सिटी में काम करते थे। और सबसे बड़ा सबूत, धमाके में इस्तेमाल हुई कार आखिरी बार उमर नबी के ही पास देखी गई थी। इससे एक थियरी निकलकर सामने आई। मीडिया में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि शायद ये धमाका कोई बहुत सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। हो सकता है कि फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारियों से उमर नबी घबरा गया हो और उसने हताशा में जल्दबाजी में इस धमाके को अंजाम दे दिया हो। इस पूरी जांच के बाद भी कई ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब आज तक पूरी तरह से नहीं मिले हैं, जो आज भी अधूरे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो हमारी सुरक्षा पर है। आखिर 3000 किलो विस्फोटक, वो भी हाई ग्रेड, देश की राजधानी के इतने करीब फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे? कहीं ना कहीं ये हमारी खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी नाकामी की ओर भी इशारा करता है। और दूसरा बड़ा सवाल, मुख्य संदिग्ध उमर नबी खुद कहाँ है? क्या वो उस धमाके में मारा गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जांच एजेंसियां अब भी काम कर रही हैं और उसकी पहचान के लिए उसकी मां का डीएनए सैंपल भी लिया गया है ताकि शवों से मिलान किया जा सके। ऐसी घटनाओं के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सब मिलकर 3 चीजों से बचें। पहली, टीआरपी के लिए फैलाई जा रही सनसनी। दूसरी, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोग। और तीसरी, बिना किसी सबूत के बनाई जा रही झूठी कहानियां या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी त्राजेडी के बाद एक समाज के तौर पर हम जवाबदेही कैसे तय करें, बिना आपस में और नफरत फैलाएं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।